चैप्टर 61। अब आगे। रात का सन्नाटा हर कोने में पसर चुका था। हवाओं में हल्की सी ठंडक और थकावट थी। पूरा घर एक गहरी नींद में डूबा हुआ था। बस एक आवाज थी, खामोशी की। निम्मी चुपचाप दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुई। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक शांति थी, जैसे बरसों बाद किसी बिखरे हिस्से ने खुद को समेट लिया हो। उसने अपने जूते उतारे, धीरे से दुपट्टा हटाया और दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ी जहां उसके जीवन के सबसे कीमती हिस्से सो रहे थे। कमरे में हल्का सा नाइट लैंप चल रहा था। पीली रोशनी में निवांश, वेदु और अयांश तीनों एक दूसरे से सटे, बेफिक्र नींद में डूबे थे। निम्मी कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। आंखें जैसे ठहर गई थी उन मासूम चेहरों पर। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई, वही जो सिर्फ एक माँ के चेहरे पर आती है जब वो अपने बच्चों को सुकून से सोते देखती है। वो चुपचाप कपड़े बदल कर आए और तीनों के पास बैठ गई। एक एक करके उनके माथे को चूमा। फिर निवांश के पास लेट गई और उसकी उंगलियां निवांश के बालों में खो गईं। अंधेरा गहरा था, मगर उसके भीतर अब उजाला होने लगा था। उधर घर के एक और कोने में वीनू बेसुध सो रही थी, मगर उसकी सांसें तेज थीं। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। उसकी पलकों के पीछे जैसे कोई घना अंधेरा था, आग की लपटों से भरा, धुएं से घुटता हुआ। मदद करो, कोई है? नहीं, प्लीज। उसने अचानक से करवट बदली, और जैसे ही आग की लपटें उसके चेहरे के पास आई, वीनू घबराकर झटके से उठ बैठी। हाँ हाँ हाँ। उसकी सांसें बेकाबू थीं। पास ही लेटा निवान तुरंत जाग गया। वो घबराया नहीं, बल्कि एकदम सहजता से वीनू को सीने से लगा लिया। वीनू, क्या फिर वही सपना? उसकी आवाज धीमी मगर स्थिर थी। वीनू ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए सिर हाँ में हिला दिया। उसकी उंगलियां निवान की टी शर्ट को जकड़ चुकी थीं। निवान ने हल्के से उसके बाल सहलाए। देखो, ये सपने बार बार आना कुछ तो कह रहे हैं। ये यूं ही नहीं हो रहा। वीनू चुप थी, पर उसकी भीगी आंखें बोल रही थीं। शायद तुम्हारे बचपन में कुछ हुआ हो, कुछ हिस्सा जो तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा जहन अब उसे सामने ला रहा है। वीनू ने अपनी पकड़ और कस ली। तो क्या मैं बीमार हूँ? उसकी आवाज में डर था, खुद से भी ज्यादा अपने अतीत से। निवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं, तुम टूटी नहीं हो वीनू, बस बिखरी हुई हो, और मैं हर टुकड़ा जोड़ने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। वीनू की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। क्या मुझे माँ पापा से बात करनी चाहिए? निवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अब वक्त आ गया है। जितना डरोगी, ये सपने और डरावने होंगे, लेकिन जैसे ही सच सामने आएगा, शायद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वीनू ने अपनी आंखें बंद की और खुद को उसकी बाहों में पूरी तरह समेट लिया, जैसे कोई डरी हुई बच्ची फिर से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी हो। उस रात बेशक घर में अंधेरा था, लेकिन दो दिलों के बीच एक नया उजाला पनपने लगा था। अगली सुबह ओबरॉय मेंशन डाइनिंग एरिया। सुबह की धूप पूरे ओबरॉय मेंशन को रोशन कर रही थी। कांच की दीवारों से छनती सुनहरी किरणें डाइनिंग टेबल पर परोसे गए गरम नाश्ते पर पड़ रही थी। खाने की खुशबू, खिलखिलाहटें और हल्की गुनगुनाहट, हर कोने में जिंदगी की हलचल थी। मिश्री आज मुस्कुरा रही थी। सालों बाद उसका चेहरा ऐसा खिल रहा था जैसे किसी सूखे पौधे को पहली बारिश मिली हो। साहिल और निर्मम की आंखें नम हो गई थीं। अपनी बेटी को इतनी शांति में देखना उनके लिए किसी सपने जैसा था। उसी वक्त माधव सीढ़ियों से उतरता दिखा। गोद में थी मिष्टी, जो अभी भी उनींदी थी लेकिन अपने पापा की गोदी में खुद को राजकुमारी समझ रही थी। चलो मेरी राजदुलारी, आज मम्मा ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा और डाइनिंग चेयर खींचकर बैठ गया। निर्मम ने बेहद प्यार से उसके बालों को सहलाया। मेरा बच्चा अब सच में बहुत बदल गया है। उसकी आंखें माँ वाली ममता से भरी थीं। इसी बीच दरवाजे पर नजर पड़ी। वीनू और निवान खड़े थे। दोनों जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहे थे। अरे आप दोनों इतनी सुबह सुबह? साहिल जी ने चौंकते हुए कहा। वीनू ने एक पल रुककर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, मॉम, डैड, मुझे आप दोनों से कुछ पूछना है। मिश्री, जो सबको नाश्ता सर्व कर चुकी थी, उनके शब्द सुनकर चौंकी। वीनू की आवाज में एक अजीब सी उलझन थी, वो आम बात नहीं थी। निवान तुरंत बीच में बोल पड़ा, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सभी ने बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया, लेकिन माहौल अब थोड़ा गंभीर हो चुका था। कुछ देर बाद लिविंग एरिया में आरव अपने कॉलेज के लिए निकल चुका था। मिष्टी निर्मम की गोद में थी, खिलखिला रही थी, लेकिन वीनू का चेहरा अब भी गंभीर था। निर्मम ने उसके पास जाकर बैठते हुए उसका हाथ थामा।
बोलो बेटा, क्या बात है? वीनू ने एक गहरी सांस ली। आंखों में डर था, बेचैनी भी। मॉम, मुझे कई दिनों से बहुत अजीब सपने आ रहे हैं। मैं आग में फंसी होती हूँ, धुआं, चीखें, जलती लकड़ियां और एक औरत की चीख जो मुझे पुकार रही होती है। कभी कभी लगता है मैं वही लड़की हूँ। बचपन में ये सब मेरे साथ हुआ था। क्या कोई हादसा हुआ था? कमरा जैसे थम गया। निर्मम और साहिल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी से ज्यादा कुछ छुपा हुआ डर था। निर्मम की आंखों में नमी तैर रही थी। माधव और मिश्री, जो पहले से ये सच जानते थे, सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लगने लगी। सभी की निगाहें साहिल पर टिक गईं। वो गहरी सांस लेकर बोले, एक सच है जो हमने तुम दोनों से और निम्मी से सालों तक छुपाकर रखा। वीनू और निवान ने हैरानी और बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे और होठों पर चुप्पी। साहिल आगे बोले, तुम और निम्मी हमारी असली बेटियां नहीं हो। जब तुम दोनों 5-6 साल की थी, एक रात हमारी गाड़ी के सामने अचानक आ गईं। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रात हम माधव को एक हादसे में खोकर उसकी अंतिम क्रिया करके लौट रहे थे। हम टूट चुके थे और तभी सड़क पर तुम दोनों अचानक गाड़ी के सामने आ गई। निर्मम की आंखों से आंसू टपकने लगे। साहिल की आवाज भारी हो गई। तुम दोनों इतनी नाजुक हालत में थी कि हमें लगा अगर अभी छोड़ दिया तो शायद सुबह तक। वीनू की सांसें तेज हो गईं। फिर वो धीमे से बोली, फिर हमने तुम्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया। वहीं एक डॉक्टर ने हमें कहा कि तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें पता चला तुम दोनों जिंदा हो तो वो तुम्हें भी मार देंगे। हमारा भी तो घर उस वक्त खाली हो चुका था। साहिल की आंखें भर आईं। हमने तुम्हें अपनी बेटियां बना लिया। कमरे में किसी के पास शब्द नहीं थे। इसी पल दरवाजे पर एक धीमी मगर तीखी आवाज आई। वो डॉक्टर कौन थे? सभी ने एक साथ नजर घुमाई। वहां खड़ी थी निम्मी। उसके साथ विवान, निवांश और वेदू भी थे। निम्मी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक और दृढ़ता। वो अंदर आई और बच्चों को एक सर्वेंट के साथ ऊपर भेजते हुए बोली, क्या आप दोनों उस डॉक्टर से कभी दोबारा मिले? कौन थे वो डैड? सभी की निगाहें अब साहिल और निर्मम पर टिक गईं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। चैप्टर 62। अब आगे। बालकनी में खड़ी निम्मी चांद को निहार रही थी। उसके फोन की स्क्रीन धीरे धीरे डिम हो रही थी। कॉल अभी खत्म हुई थी। कॉल से पता चला था डॉक्टर शुक्ला, जो कभी उसके पिता के करीबी दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल में एक हल्की सी कसक थी, लेकिन उसके साथ एक सुकून भी कि सच अब उसे पूरी तरह पता है। कमरे के भीतर विवान निवांश और वेदू के पास बैठा था। दोनों मासूम नींद में डूबे थे। निम्मी दरवाजा बंद कर उनके पास आकर बैठी, तभी वीनू वेदू को लेने आई। वीनू प्यार से, वेदू बच्चा चलो। वेदू को गोद में उठाने ही वाली थी कि विवान ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी वीनुसिका, मैं जानता हूँ निम्मी और मेरी गलतफहमी और जो कुछ भी हुआ उससे तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें पसंद नहीं कि वेदू मेरे करीब रहे, और शायद मैं भी कभी खुलकर तुमसे बात नहीं कर पाया। वीनू ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर तुमने उस पागल आशिक से हमारा पीछा न छुड़वाया होता तो वो मेरी बच्ची को मुझसे छीन चुका होता। उसने वेदू के सोते चेहरे पर हाथ फेरा। जहां तक निम्मी की गलती है, मैंने इसे कितनी बार कहा कि सच बता दे, लेकिन इसने कभी नहीं सुना। खैर, मेरी प्रिंसेस तुम्हें माफ कर चुकी है, तो मैंने भी कर दिया। इतना कहकर वीनू कमरे से चली गई। निम्मी ने विवान के पास बैठते हुए उसके सीने से लगकर कहा, जो बीत गया सो गया, अब सब भूल कर नई शुरुआत करते हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दे देती है। विवान ने उसे कसकर थाम लिया। हाँ, वैसे हमने तो पूरी कहानी गलतफहमी में बिता दी। उसने सोते हुए निवांश की ओर देखकर कहा, अब मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। उधर ओबरॉय मैंशन के मास्टर बेडरूम में माधव मिश्री को सीने से लगाए बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं। निम्मी और वीनू के साथ सच में बहुत गलत हुआ। निम्मी ने अकेले सबको ढूंढकर बदला ले भी लिया। मिश्री ने धीमे से कहा, आपको पता है, विवान के चाचा और फूफा के साथ मिलकर ऋषि के पापा ने 27 साल पहले उस हादसे को अंजाम दिया था। माधव चुप रहा, उसकी भौहें सिकुड़ी। मिश्री की आवाज में दर्द था। मुझे ऋषि के लिए बुरा लगता है, अपने ही पिता के बारे में ये सच जानकर वो अंदर से टूट गया। फिर भी
उसने निम्मी दी को पीछे हटने नहीं दिया। माधव ने मिश्री का हाथ थामकर कहा, शायद यही वजह है कि आज इतने तूफानों के बाद भी हम सब एक साथ हैं। मिश्री ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। बाहर खिड़की से आती चांदनी मानो उनके नए सफर को आशीर्वाद दे रही थी। चैप्टर 63। अब आगे। कुछ महीने बाद ओबरॉय मैंशन सजावट से जगमगाया हुआ था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और ढोल ताशों की आवाज गूंज रही थी। आज मिश्री के छोटे भाई आरव की शादी थी। मिश्री हाथ में पूजा की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी जब दूल्हा बनकर सजे आरव ने मुस्कुराकर कहा, दी, बस अब पूजा जल्दी कर लो वरना बारात लेट हो जाएगी। माधव पीछे से हंसते हुए बोला, अरे तेरे लिए तो आज मिश्री रानी भी जल्दी तैयार हो गई है। मिश्री ने शर्माकर उसे देखा और थाली में आरती घुमाने लगी। निम्मी और वीनू साथ खड़ी आरव को देख हंस पड़ी। विवान वेदू को गोद में उठाए निवांश का हाथ पकड़े खड़ा था और बच्चों के चेहरे पर शादी का उत्साह साफ दिख रहा था। शादी की रस्मों के बीच निर्मम और साहिल एक कोने में खड़े सबको देख मुस्कुरा रहे थे। निर्मम ने धीमे से कहा, कितना अच्छा लगता है, इतने तूफानों के बाद भी हम सब एक साथ हैं। साहिल ने उसके हाथ पर हाथ रखा, यही तो परिवार है, टूटकर भी जुड़ जाने वाला। फ्लैशबैक। कुछ समय पहले आरव कॉलेज के कल्चरल फेस्ट में था जब उसकी नजर पहली बार सान्या पर पड़ी थी। लंबे खुले बाल, आंखों में मासूमियत और मुस्कुराहट में एक अजीब सी सच्चाई। वो डांस परफॉर्म कर रही थी और आरव स्टेज के कोने पर खड़ा बस देखता ही रह गया। कुछ मुलाकातें, कुछ प्रोजेक्ट साथ में और फिर दोस्ती ने धीरे धीरे प्यार का रूप ले लिया। लेकिन सान्या का परिवार अलग सोच का था और रिश्ते की मंजूरी आसान नहीं थी। मिश्री और माधव ने बीच में आकर सबको मनाया और आखिरकार दोनों परिवारों ने हामी भर दी। वापस शादी में मंडप में बैठी सान्या के चेहरे पर हल्की सी शर्म और खुशी थी। आरव की नजरों में सिर्फ वही थी। मंत्रों के बीच जब उसने सान्या का हाथ थामा तो मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। मिश्री ने आंसू पोंछते हुए माधव से कहा, याद है जब ये कहता था कि मुझे प्यार व्यार में विश्वास नहीं, देखो आज सबसे बड़ा लव स्टोरी वाला बन गया। माधव मुस्कुराया, शायद इसलिए कहते हैं सही इंसान से मिलना जरूरी है। फेरे पूरे होने के बाद आरव और सान्या ने पूरे परिवार को झुककर प्रणाम किया। निर्मम ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम दोनों हमेशा साथ रहो और अपने रिश्ते को प्यार और भरोसे से सींचते रहो। डांस और जश्न। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, विवान ने निवांश को उठाकर डांस फ्लोर पर घुमा दिया। वेदू ने वीनू के कंधे पर सिर रखकर मासूम सी हंसी दी। निम्मी और विवान की नोक-झोंक भी अब मस्ती में बदल चुकी थी। माधव और मिश्री हाथों में हाथ डालकर धीमे धीमे झूमते हुए बस अपने पूरे परिवार को निहार रहे थे। ओबरॉय मैंशन की बालकनी से आतिशबाजी का नजारा, नीचे हंसी खुशी में डूबा परिवार और ऊपर तारों से सजा आसमान। आरव और सानवी का ग्रैंड वेलकम होता है, सब तरफ फूल बरसते हैं। तभी दरवाजे पर आहट होती है। सभी की नजर उधर जाती है। वासु, वेदा, उनका बेटा वेद और उनके माता पिता खड़े हैं। उधम आंखों में नमी लिए आगे बढ़कर निर्मम को गले लगाते हैं। सभी हैरान। वीनू, वासु बाऊ जी, क्या आप माँ को पहले से जानते हैं? वासु सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। निमी, लेकिन कैसे? उधम निर्मम से पीछे हटते हुए भावुक स्वर में, ये मेरी छोटी बहन है जिसके साथ हमारे माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया था। मैंने वासु को इसे ढूंढने भेजा था, लेकिन इस निकम्मे ने आज बताया कि हमारी बहन तो हमारी ही मुन्हबोली बेटी की माँ है। निर्मम की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन इस बार कोई दूरी नहीं, दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। बैकग्राउंड में हल्का इमोशनल म्यूजिक। अब सब एक साथ। ऋषि, शिवानी, जानू, जानवी भी शादी में मौजूद हैं, खुश और सुकून भरे। निमी ने ऋषि और सभी के सामने अपने, वीनू और उनके असली रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। थर्ड आई गैंग का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका था। सभी मिलकर आरव की शादी की रस्मों में शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच बच्चे खेलते हैं, बड़े नाचते हैं और हर चेहरे पर सुकून है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। ओबरॉय मैंशन की जगमगाहट, बीच में हंसी से भरा परिवार और ऊपर आसमान में आतिशबाजी। निमी की मन की आवाज। कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, लेकिन उनका अंत हमेशा प्यार में होता है। और यही हमारा सच है, हमारा परिवार। सभी एक फ्रेम में मुस्कुराते हुए। दी एंड। जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। उसका ईंटों और पहला चैप्टर साथ में मिलेगा। कमेंट में बताना कंटिन्यू करूं क्या। न्यू स्टोरी, फॉलिंग फॉर अ लाई। इंट्रो।
आव्या सिंह सच की तलाश में किसी भी हद तक जाने वाली एक जासूस पत्रकार। लेकिन एक सुबह उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। अखबार के पहले पन्ने पर उसकी और शहर के सबसे हैंडसम और रहस्यमयी क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन मेहरा की तस्वीर छपी होती है, और साथ में सनसनीखेज हेडलाइन, गुप्त रिश्ता बेनकाब। अर्जुन, जिससे उसकी कभी कोई निजी मुलाकात तक नहीं हुई, अचानक उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्या ये सब किसी की चाल है, या फिर इस झूठ में कहीं सच की भी एक परत छुपी है? सच की तलाश में शुरू हुई लड़ाई दिल की धड़कनों का इम्तिहान बन जाती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ सबसे सच्चा एहसास दे जाता है। चैप्टर 1। शादी बस एक सौदा थी, 6 महीने का। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो डरने लगी, कहीं मैं उस झूठ से सचमुच प्यार न कर बैठूं। 4 महीने पहले बारिश रात से ही शहर पर कब्जा जमाए बैठी थी। पानी की ठंडी धारें शीशों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई बेआवाज आंसू बहा रहा हो। खिड़की के पल्लों से टकराती बूंदें एक अजीब सी लय बना रही थी, जैसे कोई गुप्त कोड जिसे केवल कुछ खास लोग ही पढ़ सकते हों। आव्या सिंह अपने कंपनी सिटी टाइम्स के केबिन में टेबल पर झुके हुए, उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर मशीनगन की तरह चल रही थी। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें पिछले 48 घंटे की नींद की कमी साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल अस्त व्यस्त, होठों पर हल्की पपड़ी, लेकिन उसकी उंगलियों की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं थी। वो एक बड़ी राजनीतिक स्टोरी पर काम कर रही थी, ऐसी स्टोरी जो अगर छप गई तो किसी बड़े नेता का करियर वहीं खत्म हो जाएगा। उसके मन में बस एक ही बात थी, सच को बाहर लाना है, चाहे कुछ भी हो। कमरे में एकमात्र आवाज बारिश और कीबोर्ड के बटन की थी। तभी सेल फोन ट्रिंग ट्रिंग। रात के 2:07 पर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। आव्या का माथा सिकुड़ गया। इतनी रात में कौन? उसने एक पल सोचा, फिर रिसीव कर लिया। हेलो, उसकी आवाज हल्की सी थकी हुई थी। दूसरी तरफ से टूटी फूटी भारी आवाज आए, ऐसी जैसे गले में पत्थर फंसा हो। तुम्हारी माँ की मौत हादसा नहीं थी, आव्या, और अगला नंबर तुम्हारा है। दिल की धड़कन जैसे उसके कानों में गूंजने लगी। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। कौन बोल रहा है? उसने घबराहट में पूछा। लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की, नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। दिमाग में माँ की तस्वीर घूमने लगी, वो रात, वो अस्पताल, वो खामोशी। क्यों कोई कहेगा कि वो हादसा नहीं था? और अगला नंबर तुम्हारा है, इसका मतलब? लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? उसने सामने स्क्रीन पर देखा। इस आर्टिकल के लिए, या कोई सच में माँ की मौत से जुड़ा राज जानता है? उसने फौरन बैग उठाया, लैपटॉप और नोटबुक उसमें डाली, और कोट पहन लिया। बारिश और तेज हो गई थी, जैसे बाहर की दुनिया भी अचानक बेचैन हो उठी हो। छाता खोलकर वो टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसके कदम धीमे हो गए। पीठ के पीछे एक अजीब सी आहट थी, भीगी सड़क पर जूतों की रफ्तार, जो उसकी चाल के साथ तालमेल बनाए हुए थी। वो अचानक पलटी। बारिश की धुंध में एक लंबा सा साया था, धीरे धीरे उसकी ओर आता हुआ। अगली सुबह सुबह के 9:15 सिटी टाइम्स की न्यूज हेडलाइन पूरी तरह बदल चुकी थी। फ्रंट पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, क्राइम ब्रांच ऑफिसर अर्जुन मेहरा और जर्नलिस्ट अव्या सिंह के बीच छुपा रिश्ता। उसके ऑफिस पहुंचने से पहले ही ये खबर फैल चुकी थी। आसपास के कर्मचारी उसे देख देख कर फुसफुसा रहे थे। कुछ के चेहरों पर तंज, कुछ के चेहरों पर जिज्ञासा। आव्या को कुछ समझ नहीं आया। वो हमेशा की तरह नॉर्मल तरीके से ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन माहौल अजीब था। उसकी बेस्ट फ्रेंड तारा लगभग दौड़कर उसके पास आई। आव्या, तूने ये देखा? तारा ने मोबाइल आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर वही न्यूज थी। आव्या की सांस अटक गई। तस्वीर में वो थी, बारिश में, लाल छतरी के नीचे, और उसके साथ एक अनजान आदमी। तस्वीर इतनी क्लियर थी कि बूंदें भी दिख रही थी। उसने तस्वीर को जूम किया। वो आदमी वही था जो पिछली रात बारिश में उसे मिला था। तभी एक आवाज उसके कान में पड़ी, मिस सिंह, चीफ आपको बुला रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट की ठंडी आवाज आई। सिटी टाइम्स के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल भारी था। चीफ एडिटर रोहित, उम्र 30 साल, दिखने में हैंडसम, अखबार हाथ में लिए खड़े थे। ये क्या हो रहा है आव्या? तू रात में कहाँ थी और ये अर्जुन मेहरा के साथ तेरी फोटो कैसे आई? रोहित का स्वर तीखा था। आव्या ने गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने इस आदमी को कभी देखा तक नहीं, और ये फोटो फर्जी है। कमरे में हलचल मच गई। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा,
चौड़े कंधों वाला आदमी अंदर आया, काली शर्ट, ग्रे ब्लेजर, और वो आंखें ठंडी पैनी, जैसे किसी की रग तक पड़ ले। शायद अब मुझसे ही पूछ लो, मिस सिंह। आव्या का चेहरा तन गया। आप? अर्जुन मेहरा, रोहित बोला। कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो हल्की, लगभग चुनौती भरी मुस्कान के साथ सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। जी, क्राइम ब्रांच ऑफिसर, और लगता है मीडिया ने हमें पहले ही एक जोड़ा बना दिया है। तो सच क्यों ही छिपाना? चीफ एडिटर ने राहत की सांस ली। तो आप क्लियर कर दीजिए कि ये सब झूठ है। अर्जुन ने बीच में टोक दिया। झूठ नहीं है। आव्या की आंखें ये सुन हैरानी से फैल गई। कुछ तो था जो ये सुन रोहित भी बेचैन हो उठा।